डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, our aim is to develop human resource with value system and entrepreneurial focus leading to the generation of enlightened citizens। आज तैत्तिरीय उपनिषद से प्रारंभ हुआ दीक्षांत का कार्यक्रम विभिन्न विश्वविद्यालयों से होता हुआ सप्तम विश्वविद्यालय डॉक्टर सर्वपल्ली राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय हमारे गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं, शीघ्र ही आपके बीच आने वाले हैं। एक बार पुनः अनुरोध, अपने मोबाइल साइलेंट कर दें प्लीज। कुलाधिपति महोदय के मंचासीन होने के बाद कृपया सभागार में कोई भी मूवमेंट नहीं करें, आप अपने स्थान पर ही बैठे रहें।
अतिशीघ्र माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय हमारे बीच आने वाले हैं। हम इंसानों की ये सोच है इंसानों की, एक अकेला क्या कर सकता है, पर देख जरा उस सूरज को जो अकेला ही पूरे विश्व को रोशन करता है। उन्हीं में से आप सारे आज उपाधि प्राप्त करने जा रहे हैं। आप सभी को पुनः बधाई। सभागार में उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन विश्वविद्यालय परिवार कर रहा है। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय का दीक्षांत समारोह स्थल में आगमन। बैंड की धुन यह बता रही है कि हमारा शैक्षणिक शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुका है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के 7वें दीक्षांत समारोह में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। शैक्षणिक शोभा यात्रा सभागार में प्रवेश कर रही है। सभागार में उपस्थित सभी से अनुरोध है कि वे अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। आज के शैक्षणिक शोभा यात्रा सभागार में प्रवेश कर रही है। आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति श्री कलराज जी मिश्र साहब सभागार में पधार चुके हैं। उनका स्वागत एवं अभिनंदन। मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। समारोह में उपस्थित समस्त महानुभावों से अनुरोध है कि वे अपने अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें एवं राष्ट्रगान, दीप प्रज्वलन एवं भगवान धन्वंतरी वंदना की समाप्ति तक खड़े रहें। राष्ट्रगान।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब मैं माननीय कुलाधिपति महोदय, मुख्य अतिथि महोदय एवं माननीय कुलपति महोदय से दीप प्रज्वलन करने हेतु अनुरोध करता हूं। धन्वंतरी वंदना हेतु वैद्य साधना दाधीच। कमल नयन श्याम वर्ण पीतांबर साजे। मनमोहन वस्त्रान आदि देव विलसे। शंख चक्र जलौका अमृत घट हाथे। चतुर्भुजानी अवज्ञा दुखाला पड़वी। जय देव धन्वंतरि देवा। देवानि वैद्यानि मंथन त्रिकाले। जातुन अमृत कलसा घिवनियाले। भय दुख सरण्या जरा मृत्यु हरण्या। सकला नात्याते संजीवन काले। जय देव धन्वंतरि देवा। अब मैं टेक्निकल टीम से विश्वविद्यालय के कुलगीत का प्रसारण करने का अनुरोध करता हूं। कुलगीत के दौरान सभी से निवेदन अपने स्थान पर बैठे रहें। कुलगीत। सर्वपल्ली राधा कृष्णं राजस्थान आयुर्वेद। विश्वविद्यालयो विजयते विश्वविद्यालयो विजयते। सूर्यनगर याम्बरभूमा जयतु आयुर्ज्ञानपदं। जयतु आयुर्ज्ञानपदं। संस्कृति सकले जोधपुरनगरे धर्मनिरते पुण्यस्वरूपे। धर्मनिरते पुण्यस्वरूपे। आदिसुखास्य प्रदातारं विश्वविद्यालयो संश्रुता। योगधर्मसुकौशलम् इति साधयितुं सरस्वरः विश्वविद्यालयो विजयते। विश्वविद्यालयो विजयते। सूर्यनगर याम्बरभूमा जयतु आयुर्ज्ञानपदं। जयतु आयुर्ज्ञानपदं। विलसति आयुर्वाणी मोदन्ते आयुर्विद्याः। मोदन्ते आयुर्विद्याः।
कर्मणा अहर्निशम् उन्नतिशीलः अहर्निशम् उन्नतिशीलः चिकित्साक्षेत्रे गौरवभूत वैश्विकपटले विश्वतो जीवेम शरदः शतम् इति लक्ष्यमेकं चेत्वरः विश्वविद्यालयो विजयते विश्वविद्यालयो विजयते सूर्यनगर्यां मनोरमा जयतु आयुर्ज्ञानपदम् मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद साय शुक्ला से अनुरोध करता हूं कि वे आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि वे माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय तथा मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ श्रीफल भेंट कर एवं शाल उड़ाकर स्वागत करें। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय का लोकार्पण वर्चुअल करने का विनम्र अनुरोध है। अब मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से सविनय अनुरोध करता हूं कि वे संविधान की प्रस्तावना एवं संविधान के मूल कर्तव्यों का वाचन करें। सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मन ही मन इसका वाचन करें। मैं संविधान की उद्देशिका पढ़ूंगा, उसको आप सब दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित
और आत्मार्पित करते हैं। अभी मैं मूल कर्तव्य पढ़ूंगा। मौलिक अधिकारों की बातें तो सब करते हैं, लेकिन जो मूल कर्तव्य है संविधान के अंतर्गत, उसको बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैं उसको पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7, प्राकृतिक पर्यावरण के, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11, जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आय के स्थायी स्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे माननीय कुलाधिपति महोदय से सप्तम दीक्षांत समारोह आरंभ करने की प्रार्थना करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से क्या आपकी अनुमति है कि दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा की जावे तथा मेरे द्वारा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे? हाँ, अनुमति है। धन्यवाद सर। माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से मैं सप्तम दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रीमान कलराज मिश्र जी साहब, मुख्य अतिथि प्रोफेसर वैद्य बनवारी लाल जी गौड़ साहब, प्रबंध मंडल के विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, आमंत्रित अतिथि महानुभाव, विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति महानुभाव एवं विभिन्न संस्थानों के निदेशक महोदय एवं माननीय आमंत्रितगण, जिला स्तर के समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण एवं अधिकारीगण, कुल सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक, राज्य के सभी संबद्ध आयुष महाविद्यालय के प्राचार्यगण, समस्त विभागाध्यक्षगण एवं संकाय सदस्यगण, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, विद्यार्थीगण, अभिभावकगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, देवियों एवं सज्जनों, आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर 7वें दीक्षांत समारोह के में सानिध्य एवं आशीर्वाद प्रदान कर रहे माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र जी महोदय का मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपकी प्रेरणादायी उपस्थिति से हम सभी अत्यंत हर्ष की अनुभूति कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे मध्य सप्तम दीक्षांत समारोह के पुनीत अवसर पर एक श्रेष्ठ चिंतक, एक श्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता के रूप में माननीय कुलाधिपति महोदय विराजमान हैं। विश्वविद्यालय के शैक्षिक वातावरण हेतु अनुशासन, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन, अध्यापन, शोध कार्य तथा लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता हेतु माननीय राज्यपाल महोदय के दिशा निर्देश हमारा मार्गदर्शन करते हैं तथा सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।
मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री प्रोफेसर वैद्य बनवारी लाल जी गौड़ साहब, पूर्व कुलपति महोदय का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो मेरे अनुनय विनय को सहृदय स्वीकार किया। मैं आपका एवं माताजी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज दिनांक 16 जुलाई 2024 विक्रम संवत 2081 देवसैनी एकादशी के दिन हम सभी लोग माननीय कुलाधिपति महोदय के सानिध्य में एकत्रित हुए हैं। उपाधि प्राप्त करने वाले समस्त विद्यार्थियों एवं उनके परिजनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समारोह में विराजमान माननीय आदरणीय आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं तथा जोधपुर के सम्मानित नागरिकगण, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भारत की अपनी प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति को पुनः गौरवशाली स्थान प्राप्त हो सके, इस दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित आयुर्वेद महाविद्यालयों में वर्तमान में यह विश्वविद्यालय देश के द्वितीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय है तथा भारत वर्ष में आयुष का यह पहला मौलिक विश्वविद्यालय है, जिसके द्वारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विषय की उपाधि प्रदान की जाती है, जो भारतवर्ष के साथ ही अन्य देशों में भी अपनी इस चिकित्सा पद्धति का प्रसार करने की ओर अग्रसर है। वर्तमान में इस विद्यालय से संबंध 18 आयुर्वेद महाविद्यालय, 8 होम्योपैथिक महाविद्यालय, 3 यूनानी महाविद्यालय, 15 प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय तथा 6 आयुष नर्सिंग महाविद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त शैक्षिक उन्नयन एवं कौशल विकास के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से विश्वविद्यालय द्वारा लघु अवधि के 4 सूत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, पंचकर्म प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जरावस्था प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 1 वर्षीय पंचकर्म तकनीशियन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 1 वर्षीय योगा एवं नेचुरोपैथी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का भी संचालन किया जाता है। विश्वविद्यालय से संबंध विभिन्न विद्यालयों में इन पाठ्यक्रमों में लगभग 7,945 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। राजस्थान सरकार द्वारा दी गई विभिन्न वित्तीय स्वीकृतियों के फलस्वरूप नवीन पीजी महिला छात्रावास, स्नातक छात्रावास, संगठक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी का चिकित्सालय का निर्माण कार्य, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी के विकास हेतु भवन निर्माण कार्य, संगठक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी योग के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। पंचकर्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं नवीन अंतर्राष्ट्रीय कॉम्प्लेक्स एवं होम्योपैथी महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके निकट भविष्य में पूर्ण होने की महती संभावना है। राजस्थान सरकार के मार्गदर्शन, संरक्षण एवं सक्रिय सहयोग के लिए इस विश्वविद्यालय परिवार हृदय से आभार प्रकट करता है। वर्ष 2024 में डिप्लोमा एवं स्नातक स्तर से प्रारंभ हुए इस विश्वविद्यालय को अब देश में आदर्श स्नातकोत्तर शोध संस्थान के साथ अपने वास्तविक रूप में रूपांतरित होते हुए देखा जा रहा है। विश्वविद्यालय की स्थापना से अद्यतन आयुर्वेद में 3,741 स्नातकों को, होम्योपैथी में 2,496 स्नातकों को, यूनानी में 828 स्नातकों को एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग में 88 स्नातकों को, बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग में 85 स्नातकों को उपाधियाँ प्रदान की जा चुकी हैं। विश्वविद्यालय इस सप्तम दीक्षांत समारोह में वर्ष 2022 एवं 2023 के उत्तीर्ण 2,142 स्नातक, 234 स्नातकोत्तर एवं 40 पीएचडी अध्येता कुल 2,416 छात्रों को उपाधियाँ प्रदान की जा रही हैं। मैं अपने सभी उपाधि प्राप्त करने वाले प्रिय छात्रों से एक संकल्प लेना चाहता हूं कि आप सभी अपने परिश्रम, सत्यता एवं निष्ठापूर्ण अपनी विधा को देश के प्रगति में उपयोग में लाएंगे। इस अवसर पर मैं माननीय कुलाधिपति महोदय, प्रबंध मंडल के सदस्यों एवं विद्या परिषद के सदस्यों का हृदय से के अंतःस्थल से आभारी हूँ कि विश्वविद्यालय आज इस दीक्षांत अवसर पर आयुर्वेद के क्षेत्र में महान एवं दूरदर्शितापूर्ण कार्य करने वाले विद्वानों को मानद उपाधि प्राप्त देने जा रहा है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के करवड़ स्थित परिसर में आयुर्वेद संकाय में आदर्श संगठक संस्था के रूप में एक महाविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद संचालित किया जा रहा है, जिसमें स्नातक स्तर पर 5.5 वर्षीय BA, स्नातकोत्तर स्तर पर 11 विषयों में 3 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, PhD आयुर्वेद डिप्लोमा एवं 1 वर्षीय योगा प्राकृतिक चिकित्सा एवं 1 वर्षीय पंचकर्म तकनीकी सहायक पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
विश्वविद्यालय के करवड़ स्थित परिसर में यूनिवर्सिटी नर्सिंग महाविद्यालय में 4 वर्षीय बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। आयुर्वेद संस्थान के अतिरिक्त विश्वविद्यालय परिसर में संगठक कॉलेज के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी एवं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एवं योग का संचालन भी किया जा रहा है, जिनमें विगत 2 वर्षों से स्नातक पाठ्यक्रम का संचालन हो रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी अजमेर में भी संचालित है। इसके अतिरिक्त टोंक शहर में हमारा यूनानी संगठक कॉलेज के रूप में, जिसमें 63 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ BOMS स्नातक पाठ्यक्रम भी 2016 से संचालित है। अभी 11 फरवरी को 2024 को यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी में टोंक में इलाज-ए-बिद तब्दीली विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है और 12 फरवरी 2024 को माननीय कुलाधिपति महोदय राज्यपाल महोदय द्वारा परिसर में छात्रावास का लोकार्पण भी किया गया। विश्वविद्यालय के करवड़ परिसर में मल्टी स्पेशलिटी युक्त संगठक आयुर्वेद चिकित्सालय संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय के नाम से बहिरंग सेवाओं में 220 शैय्याओं से युक्त IPD आयुर्वेद चिकित्सालय में 20 शैय्याओं से युक्त होम्योपैथी चिकित्सालय और योगा नेचुरोपैथिक चिकित्सालय भी जन सामान्य को आयुर्वेद होम्योपैथी एवं नेचुरोपैथी में योग चिकित्सा के माध्यम से प्रभावपूर्ण एवं श्रेष्ठ उपचार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय पंचकर्म चिकित्सा हेतु संचालित पंचकर्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से वर्तमान में आम जनता को उच्च स्तरीय पंचकर्म सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यहाँ राजस्थान के सुदूरवर्ती जिलों के साथ अन्य प्रांतों से भी रोगी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अधिक प्रसन्नता का विषय ये है कि विश्वविद्यालय चिकित्सालय के पंचकर्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 44 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार के सहयोग से क्रमोन्नत होने वाले पंचकर्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से देश विदेश में आयुर्वेदीय पंचकर्म विधा का व्यापक प्रचार प्रसार होगा। इस विशिष्ट इकाई के प्रारंभ होने से विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि राजस्थान राज्य पर्यटन क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकेगा। साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार की आयुष वीजा नीति की संकल्पना भी इस विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र ही साकार किया जाएगा। इस क्रम में विश्वविद्यालय परिसर में योग साधना एवं मंत्र चिकित्सा अध्ययन केंद्र तथा मर्म चिकित्सा केंद्र को भी स्थापित किया जा रहा है। समाज को श्रेष्ठ आयुष चिकित्सा सेवा देने के साथ साथ समाज के ज्वलन स्वास्थ्य समस्या सेवाओं के प्रति सावाचेत करने और बचाव उपायों के एवं वेलनेस के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयुष आपके द्वार अभियान की पूरी ऊर्जा के साथ संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जोधपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति माह 2 विशिष्ट चिकित्सा शिविरों को नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है। जोधपुर में जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता द्वारा सराहा भी गया है। विश्वविद्यालय द्वारा आर्मी अस्पताल, अपना घर आश्रम एवं गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर सिंह जोधपुर में स्थापित बहिरंग सेवा प्रारंभ किया जा रहा है। क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं के सदैव अग्रणी एवं प्रोएक्टिव भूमिका निभाई जा रही है। विश्वविद्यालय में मानव संसाधन विकास केंद्र के माध्यम से विश्वविद्यालय शिक्षकों, शोध अध्येताओं, विद्यार्थियों तथा कार्मिकों को कौशल विकास तथा ज्ञान के अध्ययन के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। इसके अंतर्गत दिनांक 13 मई से 2024 से लेकर 10 जून 2024 तक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश एवं विदेश के विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान का आयोजन किया गया। दिनांक 29 से 30 दिसंबर तक एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कौमारकांड 2023 का आयोजन किया गया तथा दिनांक 2 फरवरी से लेकर 3 फरवरी 2 दिन का 2024 में गर्भोक्रम नामक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। मैं यहाँ इस बात का उल्लेख करते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अध्येता PG स्टार के रूप में 2 PG स्टार के रूप में, 5 स्नातकों को UG स्पार्क के रूप में तथा 1 शैक्षिक अधिकारी को आयुष मंत्रालय भारत सरकार के CCRS द्वारा शोध के लिए फंड उपलब्ध कराया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी विश्वविद्यालय के परिसर के 2 स्नातक छात्रों को आयुष मंत्रालय भारत सरकार के CCRH द्वारा STSH के रूप में चयनित किया गया है। विद्यार्थियों के सतत शैक्षिक उन्नयन एवं शोध कार्य की गुणवत्ता संचालन तथा विभिन्न संस्थानों के ज्ञान आदान प्रदान के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं जैसे IIT, एम्स, विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों से 24 आपसी समझौता पत्रों के हस्ताक्षर किए गए हैं।
तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11 आपसी समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनके माध्यम से शोध अध्येताओं को तकनीकी के साथ साथ ज्ञान विज्ञान में विविध क्षेत्रों को सक्रिय सहयोग मिल रहा है। आपसी समझ पत्रों के क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न समितियां कार्य कर रही हैं। इसी क्रम में निकट भविष्य में बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल आदि देशों से आयुर्वेद के विद्यार्थियों की आने की संभावना है। विश्वविद्यालय में रिसर्च बोर्ड की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। विश्वविद्यालय द्वारा यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण के 2 गुरुग्राम, घड़ाव एवं झालावाड़ में उल्लेखनीय कार्यों को संपन्न होने के बाद तृतीय चरण में विश्वविद्यालय के वर्तमान गोदग्राम भटिंडा में निर्देशानुसार अनेक जन महत्व की गतिविधियों का योजनाबद्ध तरीके से निरंतर सफल संचालन किया जा रहा है। इस गोदग्राम में प्रत्येक माह विशिष्ट चिकित्सा शिविरों का आयोजन, स्कूली विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण, वृक्षारोपण, कंप्यूटर साक्षरता, योग शिक्षा इत्यादि का नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है। सर, विश्वविद्यालय के विद्वान शिक्षकों एवं शोध अध्येताओं के शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित होते रहे हैं। साथ ही यहाँ के शिक्षकों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कार्यशालाओं में अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है, जो विश्वविद्यालय के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों की परंपरा के उत्तरोत्तर विकास का सूचक। विभिन्न देश एवं विदेश के शोध पत्रिकाओं में अध्येताओं को एवं शिक्षकों द्वारा शोध प्रकाशित किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रकाशित शोध पत्रों में से एक शोध पत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया एवं ISSN द्वारा बेस्ट इंटरनेशनल रिसर्च पेपर का खिताब भी दिया गया। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय के 700 अभ्यर्थियों द्वारा वीरभद्रासन का विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए योग प्रदर्शन, स्वास्थ्य संरक्षण में योग की महती भूमिका के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करने के प्रयास किया गया। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर 24 घंटे का सूर्य नमस्कार एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के अवसर पर 12 घंटे का गत्यात्मक शशांक भुजंगासन, आंजनेय आसन और भुजंगासन का भी विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय परिसर में स्थित वनौषधि वाटिका में करीब 3000 से अधिक वनौषधियों का रोपण किया गया तथा वृक्षारोपण की महत्ता को प्रदर्शित करने हेतु विश्वविद्यालय परिसर में एक नया इनिशिएटिव लिया है सर, जिसमें हमने सड़कों का नाम पेड़ों के नाम से रखना शुरू किया है। इसमें अर्जुन, बादाम, कांचनार, शीशम, नीम और करंज सड़कों का नामांकन किया गया है। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री की उद्घोषणा एक पेड़ माँ के नाम के निहित तथा आपके निर्देश से विश्वविद्यालय परिसर में 211 पौधे हम लोग लगा चुके हैं और संकल्प 1000 पौधों लगाने का है हमारा। इसमें एकेडमिया इंडस्ट्री सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न गतिविधियों में सहभागी बने डाबर इंडिया लिमिटेड का विश्वविद्यालय धन्यवाद ज्ञापित करता है, जो विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर बाल रोग विभाग द्वारा संचालित लोकप्रिय स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम हेतु स्वर्ण भस्म निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप बालकों में रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने में अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से निजात पाने में महत्वपूर्ण भूमिका देखने में आई है। इस प्रकार आयुर्वेद में स्नातक परीक्षाओं एवं विश्वविद्यालय में टॉपर्स में स्वर्ण पदक डाबर इंडिया की ओर से प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने एवं प्रतिस्पर्धा वातावरण तैयार करने में योगदान के लिए मैं डाबर इंडिया लिमिटेड का धन्यवाद देता हूँ। विश्वविद्यालय के कार्मिक यह विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम आयुर्वेद एवं अन्य आयुष पद्धतियों के विकास में समन्वय के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा सेवा, अच्छे शिक्षक, श्रेष्ठ अनुसंधानकर्ता एवं समाज सेवी तैयार करने में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग समर्पित भाव से करते हुए आयुर्वेद को देश एवं विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठापित करने के लिए कृत संकल्प हैं। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के सप्तक दीक्षांत समारोह में पधारने से इस विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ा है। माननीय राज्यपाल महोदय का व्यक्तिशः आभार प्रदर्शित करते हुए मैं अपने व्यस्ततम समय में से इस कार्यक्रम के लिए समय प्रदान कर विश्वविद्यालय के पथ प्रदर्शक के रूप में सानिध्य में प्रदान कर हमें अनुग्रहित किया है। अंत में माननीय प्रबंध मंडल के माननीय सदस्यगण, अधिष्ठातागण, विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, अध्ययन मंडल के माननीय सदस्यगण, विश्वविद्यालय के कुल सचिव, वित्त मंत्रक, समस्त संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य, निदेशकगण, समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय संकाय सदस्य, कर्मचारी, विद्यार्थी, अधिकारी, विद्यार्थी, अभिभावकगण, मीडिया बंधुओं सहित आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। स्पेशली हमारे जितने भी आमंत्रित
हमारे कुलपति महोदय जो डिफरेंट जगह से आए हैं, डायरेक्टर्स आए हैं, हमारे पूर्व वेद प्रकाश त्यागी जी, CCIM के पूर्व प्रेसिडेंट अरुण त्यागी जी, ये सब लोग आए हैं, इनका हम पुनः धन्यवाद देते हैं। समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को मैं पुनः बधाई देता हूं। मैं इन सभी के उज्जवल भविष्य के हेतु शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय धन्वंतरि। अब मैं आगे की कार्यवाही हेतु पुनः कुल सचिव महोदय को आमंत्रित करता हूं। मैं आयुर्वेद संकाय, होम्योपैथी संकाय, यूनानी संकाय तथा प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग संकाय के अधिष्ठाताओं से अनुरोध करता हूं कि कृपया उपाधियों की स्वीकृति हेतु उद्घोषणा में सहभागी बने। माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि कृपया दीक्षा कार्रवाई प्रारंभ करें। मैं आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग संकाय के क्रमशः PhD, MD, MS, MD होम्योपैथी, BAMS, BHMS, BOMS, BNYS एवं BSc आयुर्वेद नर्सिंग के स्नातकों से अनुरोध करता हूं कि वे दीक्षा प्राप्त करने के लिए खड़े हो जाएं। अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सभी लोग, सभी जिनको दीक्षा प्राप्त करनी है वो केवल, बाकी नहीं, डिग्री लेने वाले लोग। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग संकाय के अधिष्ठाताओं की ओर से महोदय के सन्मुख उन स्नातकों को प्रस्तुत करता हूं जो संबंधित विषय संकायों में PhD, MD, MS आयुर्वेद, MD होम्योपैथी, BAMS, BHMS, BOMS, BNYS एवं BSc आयुर्वेद नर्सिंग के योग्य तथा सफल प्रमाणित हुए। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से सविनय अनुरोध करता हूं कि वे इन स्नातकों को दीक्षा प्रदान करें। महोदय, मैं डॉक्टर SR राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलाधिपति के रूप में अपने निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए आप प्रत्येक एवं समस्त को विश्वविद्यालय से अपने विषय से संबंधित संकाय में PhD, MD, MS आयुर्वेद, MD होम्योपैथी, BAMS, BHMS, BUMS, BNYS एवं BSc आयुर्वेद नर्सिंग की उपाधि प्रदान करता हूं। मैं दीक्षा देता हूं कि आप जीवन, वाणी एवं व्यवहार में सदैव स्वयं को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। धन्यवाद। बैठ जाइए आप सब लोग। मैं उन सभी स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ताओं को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने विश्वविद्यालय के वर्ष 2022 एवं 2023 की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर नियमानुसार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वे माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से अपना स्वर्ण पदक, उपाधि एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करें। साथ ही डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रदत्त स्वर्ण पदक प्राप्त करें। मैं आयुर्वेद संकाय अधिष्ठाता प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा से निवेदन करता हूं कि कृपया पोडियम के समीप पधारें एवं उपाधि प्राप्तकर्ता स्नातकों के सत्र की उद्घोषणा करें। BAMS स्नातक बैच 2016 प्रथम वरीयता एवं स्वर्ण पदक नेहा अग्रवाल, पुत्री श्री विनोद बिहारी अग्रवाल, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। BAMS स्नातक बैच 2017 प्रथम वरीयता एवं स्वर्ण पदक निधि शर्मा, पुत्री श्री राजेश कुमार शर्मा,
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जोधपुर। बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग स्नातक बैच 2017 प्रथम वरीयता नीतू यादव पुत्री श्री धर्मपाल यादव यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद नर्सिंग जोधपुर। बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग स्नातक बैच 2016 प्रथम वरीयता ऋतु पारिक पुत्री श्री मुरारी पारिक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद नर्सिंग जोधपुर। मैं होम्योपैथी संकाय अधिष्ठाता प्रोफेसर पंकज शर्मा से निवेदन करता हूं कि कृपया पोडियम के समीप पधारें एवं उपाधि प्राप्तकर्ता स्नातकों के सत्र की उद्घोषणा करें। बीएचएमएस स्नातक बैच 2016 प्रथम वरीयता एवं स्वर्ण पदक संस्कृति चोपड़ा पुत्र श्री आरएल चोपड़ा स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जयपुर। रामचरण चौधरी पुत्र श्री शिवजी राम चौधरी स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जयपुर बैच 2017। मैं यूनानी संकाय अधिष्ठाता प्रोफेसर आजम अंसारी से निवेदन करता हूं कि कृपया पोडियम के समीप पधारें एवं उपाधि प्राप्तकर्ता स्नातकों के सत्र की उद्घोषणा करें। बीएमएस स्नातक बैच 2016 प्रथम वरीयता एवं स्वर्ण पदक हया खान पुत्री अब्दुल रशीद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी टोंक। बीएमएस स्नातक बैच 2017 प्रथम वरीयता एवं स्वर्ण पदक साइमा नाज पुत्री जहीरुद्दीन खान यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी टोंक। मैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संकाय अधिष्ठाता डॉक्टर एकलव्य बोहरा से निवेदन करता हूं कि कृपया पोडियम के समीप पधारें एवं उपाधिकर्ता स्नातकों के सत्र की उद्घोषणा करें। बीएनवाईएस स्नातक बैच 2015 प्रथम वरीयता एवं स्वर्ण पदक आदिवर्णा पारिक पुत्री श्री रामकिशोर पारिक स्वास्थ्य कल्याण योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर। बीएनवाईएस स्नातक बैच 2016 प्रथम वरीयता एवं स्वर्ण पदक श्रेया सिन्हा पुत्री श्री राजीव कुमार सिन्हा स्वास्थ्य कल्याण योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर। बीएनवाईएस स्नातक बैच 2017 प्रथम वरीयता एवं स्वर्ण पदक मीनू पुत्री श्री मुकेश कुमार चौधरी स्वास्थ्य कल्याण योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय, प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद के अनुमोदन उपरांत प्रोफेसर बनवारीलाल जी गौड़, पूर्व कुलपति एवं श्री मोहित मल्होत्रा, सीईओ डाबर इंडिया लिमिटेड को प्रथम बार विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि हेतु नामित किया गया है। मैं मानद उपाधि
डीलिट हेतु महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित श्रद्धेय प्रोफेसर बनवारीलाल जी गौड़, पूर्व कुलपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर को मानद उपाधि हेतु विनम्र निवेदन करता हूँ। मैं अब माननीय प्रोफेसर बनवारीलाल जी गौड़ से सविनय अनुरोध करता हूं कि वे दीक्षांत संबोधन कर अनुग्रहित करें। गुणत्रय विभेदेन मूर्तित्रयमुपेयुषे त्रयीभूये त्रिनेत्राय त्रिलोकीपतये नमः। इदं क्रतुं न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणो अस्मिन् पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरसीमहि। ऋग्वेद। परम सम्माननीयाः काशी विद्यापीठे अधीताः राजनीतौ निष्णाताः हृदयालवः दयालवः सूर्यदयाः महोत्साहः महोद्यमः संविधाने अभिज्ञाः शासने प्रवीणाः व्यवहार कुशलाः राज्यपाल पदाधिष्ठिताः कुलाधिपतयः श्रीमन्तः धीमन्तः कलराज मिश्र महाभागाः अस्फुट ध्वनि कल रूप में राजत स्वर सम मिश्र राज्यपाल कलराज जी करते दूर तमिश्र। तमिश्र का अर्थ है अंधकार, अज्ञान भी, क्रोध और कोप भी, ये सब तमिश्र से परिभाषित होते हैं। ऐसे महामहिम राज्यपाल महोदय को नमः। रससिद्धाः कवीश्वराः तीर्थार्थशास्त्रज्ञाः दक्षाः भिषजः प्रशासने निपुणाः दत्तावधानाः सावधानाः विद्वन्मूर्तयः कुलपतयः प्रजापतयः श्रीमन्तः प्रदीप प्रजापति महाभागाः अन्ये च मंचस्थाः पुरस्थाश्च हृष्टाः प्रेष्ठाः ज्येष्ठाः वरिष्ठाः गरिष्ठाः साधिष्ठाः स्फेष्ठाः वृन्दिष्ठाः विद्वांसः प्रशासकाश्च राज्यपाल महोदयानां वरिष्ठाः कनिष्ठाश्च अधिकारिणः विशेषेण च गाम विन्दतीति गोविंद गोविंद जायसवाल महाभागा तथा शिव और हर दोनों एक महादेव के नाम हैं। जो शिव और हर दोनों का अभिषेक करते हों ऐसे अभिषेक शिव हर हरे महाभागा।
अत्र आचार्याः चिकित्सकाः सर्वे च मत्शिष्याः, मेरे बहुत से शिष्य बैठे हुए हैं, दीक्षार्थम समायाताः उपाधिपत्रम इच्छन्तः अन्विच्छन्तश्च स्नातकाः स्नातकोत्तरीयाश्च तथा सदसि शोभायमाना सभ्या। मत्शिष्या श्रीमन्तः संयोगवशात् मत्शिष्या रजिस्ट्रार पदे संतिष्ठमाना श्रीमन्तः गोविंदसाय शुक्ल महाभागा अन्यश्च प्रबन्धमण्डलस्य सदस्याः विशेषेण सम्मुखे विराजमानाः जयनारायण विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः अन्ये च पुलिस महाविद्यालयस्य कुलपतयः आलोक त्रिपाठी महाभागा एका च विशिष्टा व्यक्तिरपि अत्र राजते। देखिए संस्कृत का वैशिष्ट्य है, यही दीक्षांत है। संस्कृत का वैशिष्ट्य है व्यक्ति स्त्रीलिंग है। हम हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं व्यक्ति को, पर संस्कृत जो है वो व्यक्ति को स्त्रीलिंग मानता है। सृष्टि स्त्रीलिंग है, रचना स्त्रीलिंग है। इस विश्वविद्यालय की सृष्टि और रचना देखनी हो तो एक व्यक्ति को देखिए, जो विश्वविद्यालय का धन्यवाद है कि उनको निमंत्रित किया है। ऐसे चैन सिंह पंवार जो यहाँ रजिस्ट्रार रह चुके हैं, और यदि यहाँ की नींव को देखें तो प्रत्येक पत्थर पर उनकी प्रतिच्छाया दिखाई देगी। यहाँ के नियम उपनियम और जितने भी ये उस समय जितने भी विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, पहला विश्वविद्यालय ऐसा था जिसने अपने सभी नियम उपनियम इत्यादि राज्यपाल महोदय के सामने प्रस्तुत किए, और उन्होंने कहा भी कि इतने कम समय में कोई कम विश्वविद्यालय नहीं करता है। तो मैं ऐसे अभिनंदनीय व्यक्ति का इस समय यहाँ मौजूद हैं, तो नमः। ये मेरा सौभाग्य है कि श्रेष्ठ सप्तम दीक्षांत समारोह में मुझे दीक्षांत भाषण के लिए निमंत्रित किया गया है। जीवन में शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है और वह भारतीय संस्कृति के 4 आश्रमों में प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम में विधि पूर्वक ग्रहित की जाने वाली है शिक्षा। इस विधा का वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में और स्मृतियों में तथा वर्तमानकालीन ग्रंथों में पर्याप्त रूप से वर्णन है। वेदों में शिक्षा, शिक्ष, ये दोनों पदों से इसका उल्लेख है। शिक्ष भी है और शिक्षा भी है। ये अनेक स्थलों पर आया है जहाँ पर शिक्ष से धन का ग्रहण किया गया है। शिक्ष शब्द से ही अभ्यास करना, शिक्षा प्राप्त करना, ये अर्थ भी गृहीत होते हैं। जो वेदांग बताए गए हैं उनमें शिक्षा की गणना सबसे पहले की है, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। उपनिषदों में, पुराणों में, स्मृतियों में, सभी में विभिन्न विषयों का विश्लेषण परक विवेचन किया गया है, जो कि शिक्षा के माध्यम से ग्रहण करने की एक विशिष्ट विधा उसका ही स्वरूप है। लेकिन इस ज्ञान को ग्रहण करने से पहले जो वर्ण, स्वर इत्यादि का ज्ञान कराया जाता है, मूलतः वही शिक्षा है। तैत्तरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली के द्वितीय अनुवाक में, जो कि शिक्षा अध्याय है, उसमें कहा गया है कि ओम शिक्षाम व्याख्याश्याम वर्णः स्वरः मात्रा बलम शाम संतान इत्युक्त शिक्षाध्यायः वर्ण स्वराद्युच्चारण प्रकारो यत्र उपदिश्यते सा शिक्षा। इस शिक्षाध्याय में केवल एक ही सूत्र है और इसकी व्याख्या अत्यंत विस्तृत है। शिक्षा के माध्यम से ही विद्या की प्राप्ति की जा सकती है और विद्या की प्राप्ति ही संपूर्ण प्रकार के अभीष्ट की पूर्ति करती है। इसे संस्कृत की एक सूक्ति से स्पष्टतः निर्दिष्ट किया गया है। मातेव रक्षति पिता इव हिते नियुक्ते कांता इव च अभिरमयति अपनीय खेदम लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम किम किम न साधयति कल्पलते व विद्या। विद्या क्या क्या नहीं करती। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। लेकिन ये शिक्षा सैद्धांतिक रूप में ज्ञान करने के लिए
प्रायोगिक रूप में पूर्णतः सिद्धि प्राप्ति के लिए कर्माभ्यास परक होनी चाहिए, जैसा कि आयुर्वेद है। आयुर्वेद में कहा गया यथा खरस चंदन भारवाई, खर के गधे के ऊपर कितना ही चंदन आप रख दीजिए, भारस्य वेता न तो चंदनस्य, एवं ही शास्त्राणि बहूनि अधीत्य च अर्थेषु मूढ़ा खरवद वहंती। इसी बात को अनेक सदियों के बाद में बर्नार्ड शॉ ने कहा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्रिटिसाइज द एजुकेशन सिस्टम फॉर इट्स रिजिड स्ट्रक्चर फोकसिंग ऑन मेमोराइजेशन रेदर देन फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग। विद्या को प्राप्त करके प्रभाषण एवं व्यवहार में प्रयुक्त करने की सामर्थ्य प्राप्त करना ही उस शिक्षा का उत्कृष्टतम स्वरूप है। शिक्षा के माध्यम से प्राप्त की गई विद्या को अपने विचारों में समाहित कर उसके विकास को प्रोत्साहित करना और संवर्धित करना ही उस विद्या का सही उपयोग है। यद्यपि वर्तमानकालीन दीक्षांत समारोह नवीन की तरह प्रतिभाषित होता है, किंतु इसका मूल भारतीय उपनिषदों में सम्यक प्रकार से निहित है। वर्तमान युग में कन्वोकेशन नाम से प्रारंभ हुए इस दीक्षांत समारोह के प्रारंभिक स्वरूप और वर्तमानकालीन स्वरूप में पर्याप्त अंतर है। कैंटरबरी के आर्क बिशप ने चर्च की व्यवस्थाओं के लिए धर्म सभा के रूप में कन्वोकेशन को सन 668 से 690 में प्रारंभ किया। बाद में इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सन 1835 में व्यवस्था के लिए संस्थापित किया गया। इसका एक लंबा इतिहास है, लेकिन अंततः यह संपूर्ण विश्व में शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर आदि उपाधियां वितरण करने की दृष्टि से एक बृहद समारोह के रूप में मनाया जाने लगा। यह एक रूपता है वर्तमान में। तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली के 11वें अनुवाक में दीक्षांत का विस्तृत वर्णन है। आचार्य जब शिष्य में अपनी संपूर्ण विद्या संक्रांत कर देते हैं तो उसे गृहस्थाश्रम में गमन करने के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस क्रम में समावर्तन संस्कार की प्रक्रिया में जब शिष्य स्नान करता है तो स्नातक कहलाता है। वस्तुतः वह स्नान ही स्नातक का स्वरूप है, जो विद्या समाप्ति का परिसूचक है। यह उसका विश्वविद्यालय से गमन करने का उपक्रम भी है। भारतीय संस्कृति के 16 संस्कारों में 14वें संस्कार के रूप में समावर्तन संस्कार कहा जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का यह 7वां दीक्षांत समारोह मेरी दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वविद्यालय का मूल स्वरूप भारत में गुरुकुल के रूप में था। अशोक के शिलालेख 273 से 235 ईसा पूर्व में अनेक स्थलों पर संस्थापित हुए। उन शिलालेखों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि भारत से अनेक वैद्य मिस्र में गए। ये वैद्य इन्हीं गुरुकुलों या विश्वविद्यालयों के स्नातक हुआ करते थे। यह उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भारतीय चिकित्सा विधा संपूर्ण विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना से व्याप्त हुई है, और इस क्रम में नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय का बड़ा योगदान रहा। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 427 ईस्वी में स्थापित किया। गुप्त वंश के पतन के बाद भी अन्य शासकों ने इसको पर्याप्त रूप से विकसित किया। उस युग में यहाँ देश विदेश के 10,000 छात्र पढ़ते थे और विभिन्न विषयों के 2,000 शिक्षक इस पुनीत कार्य में नियत थे। इसमें संस्थापित विभागों में आयुर्वेद का विभाग पूर्णतया समृद्ध और सन्नत था। चरक संहिता में कहा गया है कि नार्थार्थम नापि कामार्थम अथ भूत दयाम प्रति वर्तते यश चिकित्सायाम से सर्वम अतिवर्तते। सब कुछ छोड़ करके प्राणी मात्र पर दया करके चिकित्सा करिए, कुछ भी हो भले इसे। और यही चिकित्सक के मन में भूत दया की अवधारणा हुआ करती थी और हुआ करती है अब भी। और यही अवधारणा इस नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण बनी। नालंदा विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य श्री राहुल श्रीभद्र ने दुष्ट बख्तियार खिलजी की चिकित्सा की और उस चिकित्सा के से ठीक होने के बाद दुष्टतावश उसने
1193 ईस्वी में संपूर्ण विश्वविद्यालय का विध्वंस किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अब इसी वर्ष 19 जून 2024 को इसके नवीन समृद्ध परिसर का उद्घाटन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से हुआ। डॉक्टर SR राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के लिए ये गौरवमयी सूचना है। क्यों? कि वहाँ का आयुर्वेद विभाग समृद्ध था, उसे पुनः समृद्ध किया जाए। कुलपति महोदय से आग्रह है कि अपने व्यक्तिगत प्रयासों से कुलाधिपति महोदय से आशीर्वाद लेकर वहाँ आयुर्वेद विभाग की स्थापना एवं आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना आदि करवाने में आगे आवें, जिससे कि वहाँ प्राचीन काल की तरह आयुर्वेद की समृद्धि हो सके। सप्तम दीक्षांत समारोह के इस पावन अवसर पर तैत्तिरीय उपनिषद के ये वाक्य स्मरणीय हैं। यही उपदेश हुआ करता था तब भी और आज भी यही महत्वपूर्ण है। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनम आरित्य प्रजातंतु मा व्यवच्छेत्सी। इस तरह के उपदेश चरक संहिता में भी है। सर्व प्राणभृताम सर्वाशासितव्यम अहर अहर उत्तिष्ठता च उपविशता। उठते बैठते हुए सब हर समय सर्वात्मना च आतुराणाम आरोग्याय प्रयतितव्यम। अंत में हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री APJ अब्दुल कलाम साहब के ये वाक्य स्मरणीय एवं अनुकरणीय हैं। आई वुड लाइक यू, ये आज जिन्होंने ये डिग्रियां प्राप्त की हैं विशेष रूप से उनके लिए है। आई वुड लाइक यू डियर यूथ टू हैव ए माइंड टू एक्सप्लोर एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। लुक एट द स्काई, वी आर नॉट अलोन, the whole universe is friendly to us and conspires to give the best to dream। अंत में ये समाचार संवाह का संवाददाता है, चलायमान चित्राणाम प्रवाह का। दूरदर्शन इत्यादि के सभी महानुभाव जंगल में मोर नाचा किसने देखा वो ही दिखाते हैं, तो उनको भी आज के इस अवसर पर जिस तरह से उपस्थित हुए हैं, और मैं कुलाधिपति महोदय का विशेष रूप से इस बात का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये अभिवंदनीय है कि इस विश्वविद्यालय में, बल्कि यूँ कहें कि संपूर्ण राजस्थान के इतिहास में आयुर्वेद में किसी विश्वविद्यालय के द्वारा पहली बार एक सामान्य से व्यक्ति को यदि D.Litt की उपाधि दी गई है तो आपका गौरव है। पुनः पुनः अभिनंदन। जय तु भारतम, जय तु आयुर्वेद। मैं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से सविनय अनुरोध करता हूं कि वे समारोह को आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के इस सप्तम दीक्षांत समारोह में उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी, पूर्व कुलपति जिनको आज विशेष मानद उपाधि प्रदान की गई है, अत्यधिक विद्वान प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ जी, प्रबंध मंडल के सभी सदस्यगण, अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, अन्य निकायों के सदस्यगण, कुल सचिव, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, उपस्थित सभी अभिभावकगण,
प्यारे विद्यार्थियों, मीडिया के मेरे साथियों और छायाकार बंधुओं, आप सभी के साथ विश्वविद्यालय के इस 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मैं अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं। मैं इस पावन घड़ी पर निरोग समाज का संकल्प लेने वाले यहाँ के युवा स्नातकों, परास्नातकों और शोध अध्येताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह दीक्षांत समारोह नहीं, आप सभी के जीवन का नव आरंभ है। दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि जो कुछ विश्वविद्यालय से सीखा है, ज्ञान आपने अर्जित किया है, उसको व्यवहार में उपयोग लेने के लिए तैयार होने का पर्व है। तैतरीय उपनिषद का भी आदरणीय प्रोफेसर बनवारी लाल जी ने उल्लेख किया, उसे विशद वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में गुरुकुल में जब विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे तो शिक्षा समाप्ति पर गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश देते थे। शिक्षावल्ली के 11वें अनुवाक में यह संदर्भ मिलता है कि आचार्य किस प्रकार स्नातक को भावी जीवन का उपदेश करते थे। इसमें आचार्य का उपदेश होता था, सत्य बोलें, धर्म के मार्ग पर चलें, स्वाध्याय करने में आलस न करें, और भी सारी बातें आदरणीय गौड़ साहब ने आपके सामने प्रस्तुत किया। उसका अनुसरण, आचरण करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक भी है। तभी सही माने में शिक्षा की सार्थकता हमारे सामने प्रकट होगी। भारतीय ऋषि परंपरा में यह उपदेश ही हमारे जीवन पथ का आलोक रहा है। भारतीय संस्कृति के उदात्त जीवन मूल्यों का आधार यह संदेश ही है। मैं चाहता हूं इसी संदर्भ में संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए हम आगे बढ़ें। प्राचीन जो हमारा ज्ञान था, शिक्षा थी, उसी परंपरा के पोषक बनते हुए अपने समाजोत्थान और राष्ट्र के नव निर्माण में उपयोग करें। अभी हमने कुल स्वर्ण पदक 11 दिया है, जिसमें छात्र केवल 1 हैं और छात्राएं 10 हैं, 91%। इसी ढंग से जो कुल वितरित उपाधि है 2416, जिसमें छात्र 1283 हैं, 45%, और छात्राएं 1325 हैं, 55%। एक बड़ी उज्जवल दिशा का दिग्दर्शन करता है। इसे लगता है कि छात्राओं को या नारियों को जहां भी अवसर प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से प्रतिभा के माध्यम से अगुवाई करने में वो सक्षम होती हैं। मैं ऐसे सभी छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। इस समय पूरे देश भर में जिन जिन क्षेत्रों में नारियों को अवसर प्रदान किया गया है, वहां उन्होंने अपना नेतृत्व क्षमता दर्शाने में किंचित भी कमी नहीं की है, बल्कि लोगों के अंदर ये विश्वास का सृजन किया है कि अगर हमें अवसर मिलता है तो देश को तो हम शक्तिशाली बनाएंगे ही, लेकिन देश के अंदर इस प्रकार की संवेदनशीलता का भी निर्माण करेंगे जो विश्व बंधुत्व के नारे को चरितार्थ करने में दुनिया के अंदर सफल होगा। इस स्थिति का भी प्रकटीकरण कर सकते हैं। यह इस बात का द्योतक है, और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है जत्र नारे पूजनते रमनते तत्र देवता। इसका अर्थ मैं दूसरे तरीके से लगाता हूँ। अगर पढ़ती कई परिवारों का उन्नयन करती है, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनके अंदर सकारात्मक भाव का निर्माण करती है। मातृत्व का स्वरूप सब तरफ दिखाई पड़ता है।
और जहाँ मातृत्व का स्वरूप होता है वहाँ सकारात्मकता विद्यमान होती है, और जहाँ सकारात्मकता विद्यमान होती है तो वहाँ देवत्व का आभास होता है, वहाँ पवित्रता विद्यमान होती है। जहाँ पवित्रता रहती है वही देवत्व का निवास होता है, वही देवता निवास करते हैं। इसीलिए कहा गया जत्र नारे सपूजनते रमनते तत्र देवता। इसी आधार पर भारत विश्व गुरु कहलाया था। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प की पूर्ति भी युवाओं पर निर्भर है। इसलिए युवाओं से मेरी यह भी अपेक्षा है कि वे प्राचीन भारतीय आयुर्वेद के ज्ञान को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विकसित करते हुए भारत की इस महान विरासत के जरिए राष्ट्र को नई दिशा प्रदान करें। भारतीय संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस पर अवलंबित है। यानी सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें। वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत पूरे विश्व को एक परिवार मानते हुए विश्व शांति ही सदा हमारा ध्येय रहा है। आयुर्वेद के महान ज्ञान से जुड़े युवाओं से मेरी अपेक्षा है कि अपने श्रमशील, संयमशील, उद्यमशील एवं प्रबंधक की क्षमता का भरपूर उपयोग करते हुए आयुष पद्धति की भारतीय दृष्टि के उदात्त चरित्र की उत्तरोत्तर वृद्धि कर पूरे विश्व का नेतृत्व करें। आयुष चिकित्सा पद्धति अन्य चिकित्सा पद्धतियों से अपनी पृथक परंतु विशिष्ट पहचान रखती है। आयुर्वेद में शरीर के किसी एक रोग पर नहीं बल्कि समग्र स्वास्थ्य का चिंतन है। आयुर्वेद के चिकित्सीय सिद्धांत प्रकृति और त्रिदोष पर केंद्रित है। इस सिद्धांत के अनुसार हर एक व्यक्ति की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है और यह उपचार और औषधि के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया करती है। आयुर्वेद प्रकृति से जुड़ा चिकित्सीय ज्ञान विज्ञान है। स्वस्थ जीवन के लिए इसके अंतर्गत प्रकृति के तत्वों और मानव शरीर के त्रिदोषों के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखे जाने पर ही अधिक जोर दिया गया है। मैं मानता हूँ कि आयुर्वेद मानसिक भावों से जुड़ी चिकित्सा पद्धति है। आचार्य सुश्रुत ने हमारे यहाँ स्वास्थ्य की जो परिभाषा दी थी वही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंगीकार भी किया है। वह है सकारात्मक मानसिकता से स्वास्थ्य समुन्नयन और नकारात्मक भावों से स्वास्थ्य क्षय होता है। नकारात्मक भाव होंगे तभी अनेकानेक बीमारियां पैदा होती हैं। इसे बचाव हेतु आयुर्वेद से जुड़ी दवाओं के साथ हमारे यहाँ योग, प्राणायाम इत्यादि का निर्देश आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। रोगों की उत्पत्ति में आयुर्वेद दूषित आहार विहार को रोगों का कारण मानता है। आयुर्वेद आज बढ़ रहे असंचारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज रोगों में प्रज्ञा पदार्थ को एक बड़ा कारण मानता है। आयुर्वेद व्यक्ति की दिनचर्या, रात्रिचर्या के साथ ही साथ ऋतुचर्या की भी बात करता है। इसलिए हमारे यहाँ ऋतुओं के आधार पर ऋतु विशेष में उस ऋतु में निर्देशित आहार विहार का निर्देश है। वेदों, उपनिषदों के साथ ही दूसरे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित घटनाओं पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ आयुर्वेद ज्ञान उस दौर में भी कितना अधिक मौजूद था। अश्विनी कुमारों द्वारा उपमन्यु के नेत्र ज्योति वापस लाने का प्रारंभ पुराणों में है, प्रसंग पुराणों में है। तो शांडिली के पति की मृत्यु पर अनुसुईया उसे पुनः जीवित कर देती है, इसका भी उल्लेख है। ऋग्वेद में अश्विन को देवताओं का कुशल चिकित्सक बताया गया है। पुराण प्रसंगों से पता चलता है अश्विन अपनी औषधियों से हर तरह के रोगों को दूर करने में इतने निपुण थे कि असाध्य से असाध्य रोग से ग्रसित बीमार उनकी चिकित्सा से स्वस्थ हो जाता था। भारतीय ऋषि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता की रचना उन्होंने ही की थी। 800 ईसा पूर्व की ऋषि यात्रे को पहला महान भारतीय चिकित्सक एवं शिक्षक
माना जाता है। आत्रेय तक्षशिला में रहते थे। प्राचीन ग्रंथ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि महात्मा बुद्ध के समय काल में सम्राट अशोक ने आयुर्वेद को राजकीय चिकित्सा शास्त्र के रूप में मान्यता दी थी। तक्षशिला इतना उन्नत विश्वविद्यालय था कि वहाँ पर दूर दूर से आयुर्वेद का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आते थे। इन्हीं में एक जीवक का नाम भी पढ़ने में आता है। तक्षशिला में 7 वर्षों तक निवास कर उसने विविध औषधियों का अध्ययन किया तथा बाद में वो चिकित्सा क्षेत्र का प्रमुख विद्वान बना। बिंबिसार ने बाद में उसे अपना राजवैद्य बनाया था। अभी नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा आदरणीय गौड़ जी ने की। नालंदा विश्वविद्यालय भी इसी प्रकार का था। विश्व के लोग वहाँ अध्ययन करने के लिए आते थे। आयुर्वेद का अपना विशिष्ट स्थान था और उसके माध्यम से बहुत सारे रोगों का निदान, उपचार के पश्चात उनको स्वस्थ भी किया गया था और उसी का दुष्परिणाम भी देखने को मिला है। खिलजी के बारे में आपने बताया कि वो आयुर्वेद से ठीक हुए और उन्होंने तय किया कि इसको नष्ट करना चाहिए। नष्ट किया गया नालंदा को। उसकी बड़ी विचित्र कहानी है, विभत्स कहानी है। उसका वर्णन करते समय सचमुच लगता है कि किस ढंग से ध्वस्त करने का प्रयास किया गया था। आज प्लास्टिक सर्जरी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु मैंने इतिहास के ग्रंथों में यह भी पढ़ा है कि अंग्रेज चिकित्सकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान भारतीय आयुर्वेद चिकित्सकों से प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञान प्राप्त किया था। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय की हिंदू केमिस्ट्री, ब्रजेंद्रनाथ सील की द पॉजिटिव साइंस ऑफ एंशिएंट हिंदूज पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमारे यहाँ आयुर्वेद विज्ञान कितना उन्नत था। अभी कोविड का जो विकट दौर देश में रहा, उसमें भी हमारे पारंपरिक आयुर्वेद ज्ञान ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैंने तो सुना कि इस विश्वविद्यालय ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और इसलिए मैं विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद महाविश्वविद्यालय ज्ञान के उस समृद्ध कोश को बाहर लाने का कार्य करे। हमारा जो प्राचीन विकसित आयुर्वेद चिकित्सीय विज्ञान है, उस ज्ञान को पुस्तकों, शास्त्रों, घरेलू उपचारों से बाहर लाने और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार उसे विकसित किए जाने की जरूरत है। विश्वविद्यालय इस दिशा में गंभीर होकर कार्य करे। यह जानना सुखद है कि आपका यह विश्वविद्यालय IIT जोधपुर के साथ मिलकर आयुर्टेक के माध्यम से आयुर्वेद के मनीषियों द्वारा बताए हुए यंत्रों का आधुनिकीकरण कर रहा है। मैं समझता हूँ इससे निकट भविष्य में अच्छे परिणाम सामने आएंगे। मेरी अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय ऐसे कार्यों से पेटेंटीकरण में भी आगे बढ़े। आयुर्वेद स्वास्थ्य से जुड़ा महती भारतीय ज्ञान है। मैं चाहता हूँ आप सभी इस अर्जित ज्ञान का उपयोग गरीब जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से सेवा में लगें। मुझे विश्वास है कि आपकी करुणामयी स्वास्थ्य सेवा गरीब रोगियों को स्वास्थ्य के साथ साथ बेहतर जीवन शैली का हौसला प्रदान करेगा। मुझे बताया गया है कि मरुभूमि आरोग्य कराणम को चरितार्थ करते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा इस समय 15 आयुर्वेद महाविद्यालय, 5 होम्योपैथिक महाविद्यालय, 3 यूनानी महाविद्यालय, 15 योगा एवं नेचुरोपैथी महाविद्यालय तथा 6 BSc आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है। इसका उल्लेख श्रीमान कुलपति महोदय ने अपने उद्बोधन के दौरान किया था। आयुष शिक्षण, चिकित्सा एवं अनुसंधान क्षेत्र में महती कार्य हो रहा है। विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जोधपुर में 11 विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर उपाधि दी जा रही है। शेष रहे 3 विषयों में भी स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसके साथ ही साथ विश्वविद्यालय के आंगिक होम्योपैथी या यूनानी महाविद्यालय में भी स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई होनी चाहिए। यह जानना प्रसन्नतादायक है कि विश्वविद्यालय ने विस्तारित बहिरंग सेवा के रूप में
IIT, निफ्ट, आर्मी, गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहब जोधपुर में आयुष OPD का विस्तार किया है। विश्वविद्यालय सामाजिक सरोकार यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यक्रम के तहत अपना घर आश्रम संस्था के साथ मिलकर विश्वविद्यालय गरीब, असहाय, अनाथ लोगों के लिए कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत अपना घर आश्रम में निवास कर रहे लोगों की सेवा के अंतर्गत चिकित्सा दुष्व्रण यानी जो घाव कई वर्षों से ठीक नहीं हो रहे थे कि चिकित्सा पूर्ण रूपेण आयुर्वेद पद्धति से करना और उसमें आशातीत सफल परिणाम मिलना आयुर्वेद विश्वविद्यालय में उपलब्ध ज्ञान की बड़ी उपलब्धि है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। विश्वविद्यालय द्वारा गांव गोद लेकर भटिंडा तहसील लूड़ी में नियमित चिकित्सा शिविर एवं प्रत्येक माह विशिष्ट कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों के माध्यम से सेवा कार्य के अंतर्गत जोधपुर के 10 केंद्रों तथा जोधपुर से बाहर 3 केंद्रों पर अब तक करीब 1 लाख बच्चों को लाभान्वित करने की पहल भी अनुकरणीय है। विश्वविद्यालय के पंचकर्म विभाग के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण और निकट भविष्य में उसके प्रारंभ होने से आयुर्वेद पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसका उल्लेख श्रीमान कुलपति महोदय ने अपने उद्बोधन के दौरान किया था कि बहुत बड़ा आयुर्वेद पर्यटन केंद्र बनेगा। लोग यहाँ आएंगे, विदेशों से भी आएंगे, यहाँ आकर पंचकर्म का भी आनंद उठाएंगे। मैं मानता हूँ कि भारत सरकार की आयुष वीजा की जो नीति है उसमें इस दिशा में और अधिक सुखद परिणाम आएंगे। आयुर्वेद न केवल चिकित्सा पद्धति है अपितु समग्र जीवन पद्धति है। आयुर्वेद के महत्व को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्वीकार किया है। भारतीय आयुष पद्धतियां योग, प्राणायाम आदि प्रकृति से जुड़ा जीवन बचाने का ज्ञान है। आयुष पद्धति असाध्य रोगों में भी बहुत कारगर साबित हो रही है। नवीन अनुसंधानों ने इसे प्रमाणित भी किया है। इस आलोक में आपका यह विश्वविद्यालय भी निरंतर कार्य करे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आपके बीच आने से पहले विश्वविद्यालय परिसर में नेचुरोपैथ एवं योग महाविद्यालय भवन का लोकार्पण मेरे द्वारा किया गया है। इसी क्रम में इस विश्वविद्यालय में पृथक से अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डी एडिक्शन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जीरोट्रिक की स्थापना की आवश्यकता भी मैं महसूस करता हूं। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 24 MOU तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11 MOU मिलाकर 35 MOU किए गए। मैं समझता हूँ इससे भविष्य में आयुर्वेद के हमारे ज्ञान का वैश्विक प्रसार हो सकेगा। ज्ञान के परस्पर आदान प्रदान से ही भारतीय चिंतन को नई दिशा मिलती है। इस दृष्टि से यह MOU बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले स्नातकों, दीक्षा प्राप्त कर रहे समस्त आत्मजनों को बधाई देता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपका विश्वविद्यालय देश का श्रेष्ठ आयुष शिक्षण और अनुसंधान केंद्र के रूप में प्रतिष्ठापित होगा। आप सभी टीम भावना से सामूहिक उत्तरदायित्व के भाव के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा है। मैं फिर से आप सब लोगों को बधाई देता हूं, विद्यार्थियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने पदक और उपाधि प्राप्त की, इन सबको बधाई देता हूं। उनके साथ साथ उन सब लोगों को भी बधाई देता हूं जिनके मार्गदर्शन में आपने शिक्षा प्राप्त की है, जिनके मार्गदर्शन के कारण आपने पदक प्राप्त किया है, उपाधि प्राप्त की है। ऐसे शिक्षकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इनके साथ ही साथ जिन अभिभावकों ने आपको ये अवसर प्रदान किया कि आप जाकर आयुर्वेद में शिक्षा प्राप्त करिए, उन्होंने प्रोत्साहित किया और हर प्रकार के आने वाले बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया, ऐसे अभिभावकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पत्रकार मित्र जो आयुर्वेद के बारे में लगातार प्रचार प्रसार करते हैं और कम से कम इस विश्वविद्यालय को राजस्थान में तो प्रचारित किया ही है, लेकिन देश के अन्य भागों में भी
इस विश्वविद्यालय का अपना एक विशिष्ट स्थान है। ऐसे पत्रकार बंधुओं को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आप सब लोगों को बधाई देते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि वे दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय, क्या आपकी आज्ञा है कि दीक्षांत समारोह को समापन किया जावे? हाँ, आज्ञा है। माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं इस सप्तम दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि वे माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय तथा अन्य मंचासीन अतिथियों को आभार स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं कुल सचिव महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के सप्तम दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। माननीय आपकी गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरणा देने वाले आशीर्वचन निश्चित रूप से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने वाले रहेंगे। मैं मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अद्वितीय विद्वान मर्मज्ञ मनीषी प्रोफेसर वैद्य बनवालाल जी गोड साहब जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पधारकर दीक्षांत उद्बोधन के द्वारा हम सभी को पाथेय प्रदान किया है। मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय जो सतत रूप से चरैवेति के सिद्धांत से कार्य कर रहे हैं, प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आपके कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन में आज यह सप्तम दीक्षांत समारोह सफलतापूर्ण संपन्न हुआ है। मैं उपस्थित प्रबंध मंडल, विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे हुए माननीय कुलपति महानुभाव, विभिन्न संस्थाओं के निदेशक महोदय, राजभवन से पधारे हुए हमारे अतिथि, जिला प्रशासन के समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण, परीक्षा नियंत्रक, राज्य के समस्त संबद्ध आयुष महाविद्यालय के प्राचार्यगण, विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकगण, उपस्थित अभिभावकगण, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं मीडिया के बंधुओं, समस्त संकाय के शैक्षणिक अशैक्षणिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण, आप सभी का मैं इस दीक्षांत समारोह में पधार कर सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस सप्तम दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाले सभी आत्मीय बंधुओं को प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं पुनः माननीय कुलाधिपति महोदय का हृदय से अभिनंदन करते हुए इस सभागार में उपस्थित सभी, इस सभागार में और इस सभागार के बाहर भी जो विद्यार्थी इतनी संख्या में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी का मैं अपने हृदय के अंतःस्थल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।
सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध है कि वे अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। समारोह में उपस्थित महानुभावों से अनुरोध है कि प्रोसेशन वापसी तक अपने स्थान पर खड़े रहें। शैक्षणिक शोभा यात्रा का सभा भवन से प्रस्थान। शैक्षणिक शोभा यात्रा विपरीत क्रम से अपने प्रस्थान। बहुत खुशी की बात है कि जितने स्वर्ण पदकधारी हैं कृपया मंच पर पधारें। क्विक। पीछे से पीछे से पीछे से इधर से इधर से इधर से। से बता दिया आप लोगों को। शैक्षणिक शोभा यात्रा का सभा भवन से प्रस्थान। कार्यक्रम के सफल संचालन में सहयोग हेतु विश्वविद्यालय परिवार आप सभी उपस्थित अतिथियों का हृदय से आभारी है। जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों से निवेदन है कि भोजन के लिए नियत स्थान पर प्रस्थान करें। एक सूचना, आज जितने भी विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं उनको 2:30 बजे से एक प्रोग्राम किया जाएगा जिसमें आप सभी को उपाधि प्रदान की जाएगी। रवि प्रताप, डॉक्टर रवि प्रताप।